अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने लो टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है कि हमने कहा था कि फ़िज़िकल मेथड्स हैं स्टेरिलाइजेशन में। उसमें मैंने आपको बताए थे कि हीट थी, देन वी से फ़िल्ट्रेशन, देन रेडिएशन एंड लास्ट पे मैंने एक चीज़ बताई थी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में ये है कि आप दो तरह से, एक रेफ्रिजरेशन है और फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर है 5 डिग्री और फ्रीजिंग का टेम्परेचर है -10। मतलब फ्रीजिंग ज़्यादा जो है कम टेम्परेचर होगा इसका, और रेफ्रिजरेशन का फ्रीजिंग से ज़्यादा होगा। अब ये टेक्निक जो लो टेम्परेचर टेक्निक है, ये इसका क्या मैकेनिज़्म है? अच्छा, एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। माइक्रोब्स की जो है वो सर्वाइवल के लिए, हर माइक्रोब के सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर हम इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से बिलो करें टेम्परेचर, ठीक है, लेट्स सी कि हम अगर किसी बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 डिग्री या 37 डिग्री है, ठीक है, 37 डिग्री है, तो अगर हम 37 से कम करेंगे तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है कि उस माइक्रोब या बैक्टीरिया के एंजाइम्स जो हैं वो स्टेसिस में आ जाते हैं। स्टेसिस मीन्स रुक जाना, ठीक है, वो स्टॉप हो जाते हैं, वर्किंग करना स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर दोबारा हम उस बिलो टेम्परेचर को अगेन 37 पे ले जाएँ तो वो अपनी एक्टिविटी को रिस्टोर कर लेते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए उस टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो स्टेसिस में आ जाते हैं, अपनी वर्किंग स्टॉप कर देते हैं, लेकिन उनकी वर्किंग दोबारा रिस्टोर हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि जब हम स्टेसिस में लाते हैं फ्रीजिंग या रेफ्रिजरेशन से, तो जो एंजाइम्स है वो वर्किंग करना छोड़ दिया उन्होंने। एंजाइम नेसेसिटी थे कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए, किसी मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म हुआ नहीं, वो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। तो सर्वाइवल के लिए मेटाबॉलिज्म जो ज़रूरी था वो रुक गया और उससे माइक्रोब की डेथ हो गई। इस तरह से हम इस मैकेनिज़्म के ज़रिए जो है फ्रीजिंग रेफ्रिजरेशन से भी माइक्रोब को जो है उनकी डेथ कराते हैं। उसके अलावा एक होता है कि आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्टेसिस नहीं होती। आपको पता है प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, तो वो डायरेक्ट डेथ हो जाती है। डेथ दोनों केसेस में हो रही है। इसमें बस एंजाइम्स जो है वो स्टॉप कर देते हैं अपनी वर्किंग। इसमें एंजाइम का स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है, एंजाइम और प्रोटीन्स का। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ लिखी हुई है अल्केमो में। उसमें उन्होंने बताया डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि डिहाइड्रेशन, वो कहते हैं कि वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। ये पता है आपको कि वाटर मीडियम है लाइफ का, जहाँ वाटर है वहाँ लाइफ है, मीडियम ऑफ लाइफ है। सो जहाँ वाटर है वहाँ लाइफ है। अगर हम उस इन्वायरमेंट से वाटर रिमूव कर दें तो लाइफ रिमूव हो जाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस जो है कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वो डिपेंड करता है वाटर कितना रिमूव किया आपने, डिहाइड्रेशन कितनी की है। सो डिहाइड्रेशन से हम इस तरह से माइक्रोब्स को रिमूव कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। एक और चीज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस फूड की प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि सॉल्टिंग कर देते हैं। ये पहले पुराने वक्तों में भी यूज़ होती थी ये टेक्निक, और अब भी यूज़ होती है ऑस्मोसिस। अब होता क्या है कि जब हम फूड के ऊपर सॉल्ट जो है लगाते हैं, तो देन ये है कि उस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। वो कैसे? जैसे हमारे पास एक फूड है, तो हमने इसके ऊपर जब सॉल्ट लगाया, अब इसके ऊपर माइक्रोब्स भी थे, फूड के ऊपर माइक्रोब्स भी थे। हमने लगाया फूड के ऊपर सॉल्ट। अब माइक्रोब्स का जो वाटर है वो बाहर आएगा। क्यों आएगा बाहर? आपको पता है कि जब कोई भी इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है, उसकी टोनिसिटी बढ़ जाती है, तो उस टोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए या उस टोनिसिटी को आइसोटोनिक करने के लिए जो सराउंडिंग से वाटर होता है वो उस एनवायरनमेंट की तरफ मूव करता है। सही है। अब हमने जब सॉल्ट लगाते हैं हम जो फूड के ऊपर, तो हम उस एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक कर रहे होते हैं। उस एनवायरनमेंट को नॉर्मल करने के लिए जो उसके सराउंडिंग में लाइफ होती है, उसके अंदर से वाटर जो है वो सेल्स के अंदर से निकलना शुरू हो जाता है विदाउट यूजिंग एटीपी, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट या सोल्यूट। तो दैट इज़ द ऑस्मोसिस। अब वाटर इधर सॉल्ट की लो कंसंट्रेशन है, इधर हाई है, तो यहाँ से वाटर इधर को मूव करना शुरू कर देगा, और इस तरह से ये जो माइक्रोब्स हैं इनकी हो जाएगी श्रिंकेज। श्रिंकेज हो जाएगी तो फिर इनकी हो जाएगी डेथ। ये है मैकेनिज्म बिहाइंड द ऑस्मोसिस। जी, हमने अब ये डिहाइड्रेशन ऑस्मोसिस भी पढ़ लिया है। अब हम बेसिक्स, एक जो मेन कॉन्सेप्ट है फिजिकल मेथड का, एक फ्लो चार्ट है, वो बना के मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये बेसिकली क्या होता है। अब हमने पढ़ा था फिजिकल मेथड्स में, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी। एक थी सबसे पहले हीट, दैट वाज द मोस्ट रिलायबल सोर्स। फिर हमने पढ़ी फिल्ट्रेशन, देन हमने पढ़ा रेडिएशंस,
रेडिएशंस एंड लास्टली हमने पढ़ा लो टेम्परेचर। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं लो टेम्परेचर। अच्छा, अब हम अगर लो टेम्परेचर ही की बात कर लें, अभी पढ़ा ना लो टेम्परेचर, तो इसमें हमने फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन पढ़ ली। रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग, ठीक है। रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग लो टेम्परेचर में हमने पढ़ी। हीट में हमारे पास दो थे, एक थी मॉइस्ट हीट और एक थी हमारे पास ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट में हमने फर्दर 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। सबसे पहले हमने कहा था मॉइस्ट हीट में हमारे पास हम बॉइलिंग वाटर की फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमने कहा हम स्टीम की फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं। देन एक टेक्निक थी पेस्चराइजेशन। अब स्टीम की फॉर्म में हमने कहा था कि स्टीम विदाउट प्रेशर और प्रेशराइज स्टीम, इस तरह से ये फिर 4 हो जाते हैं, 4 टेक्निक्स हैं। अब बॉइलिंग में हमने कहा था कि एट 100 डिग्री होता है टेम्परेचर, विदाउट प्रेशर में भी 100 डिग्री ही होता है टेम्परेचर, और ये विदाउट प्रेशर वाला हमने टेंडलाइजेशन बोला इसको। टेंडलाइजेशन, इसके अलावा फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन और एक और था इसका इंटरमीडिएट स्टेरिलाइजेशन भी इसको कहते हैं। प्रेशराइज में हमने कहा था कि अबव 100 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर, और प्रेशराइज स्टीम में, और पेस्चराइजेशन में था बिलो 100 डिग्री। मॉइस्ट हीट का टेम्परेचर जनरली था कितना, 121 से 134 डिग्री। आगे हमने पेस्चराइजेशन में भी टेक्निक्स पढ़ी थी। एक हमने कहा था होल्डर मेथड था, देन वी सी फ्लैश मेथड, और एक था अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। होल्डर में हमारे पास टेम्परेचर था 63 डिग्री फॉर 30 मिनट्स, और फ्लैश में था 72 डिग्री 15 टू 20 सेकेंड्स के लिए, और UHT यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर हमारे पास था 134 डिग्री 1 से 2 सेकेंड्स के लिए। देन हमारे पास जो है नेक्स्ट फिल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन के बारे में हमने कहा कि अगर हमने लिक्विड की फ़िल्ट्रेशन करनी है तो हमारे पास 2 तरह के फ़िल्टर्स थे, और अगर हमने एयर की फ़िल्ट्रेशन करनी है तो वो हैपा फ़िल्टर्स थे, हाई एफिकेसी पार्टिकुलेट एयर फ़िल्टर्स, जो 99.97% माइक्रोब्स को रिमूव कर देते थे। और जो लिक्विड्स के लिए थे वो 2 थे, डेप्थ और मेम्ब्रेन फ़िल्टर। डेप्थ एंड मेम्ब्रेन फ़िल्टर। डेप्थ फ़िल्टर का आपको पता है, आगे थे हमारे पास सिंटर्ड ग्लास था, कैंडल फ़िल्टर, और एक और था एस्बेस्टोस फ़िल्टर्स। मेम्ब्रेन फ़िल्टर थे और हैपा फ़िल्टर। और जो हमारे पास रेडिएशंस आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग थी, आयोनाइजिंग थी और नॉन आयोनाइजिंग थी। आयोनाइजिंग में जो थी हमारे पास ये यूवी रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग थी, और आयोनाइजिंग में हमारे पास गैमा रेज थी और एक्स रेज थी। तो ये हमने एक दफ़ा जो है ओवरव्यू ले लिया फिज़िकल मेथड्स का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम केमिकल मेथड्स को जो है डिस्कस करेंगे।